राजेश्वरी चौहान आज कक्षा 9 विषय नागरिक शास्त्र में पाठ 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट्स, और 3 केस स्टडी पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया, कोसोवो, ग्वांतानामो बे जेल। यहाँ पहला इंसिडेंट दिया है कोसोवो। आप देख रहे हो मैप में कि कोसोवो जो है ये एक यूगोस्लाविया का दिया हुआ है मैप कि यूगोस्लाविया का एक बहुत पुराना प्रांत है और यहाँ पर सर्ब अल्पसंख्यक जाति के लोग रहते हैं। सर्ब माने जो लोग माइनॉरिटी में थे, और सर्ब लोगों के साथ कठोर व्यवहार और भेदभाव किया जाता था। ना तो उन्हें कोई डेमोक्रेटिक राइट्स था, ना वोट डालने का अधिकार था। और सर्ब जाति के लोगों ने कोसोवो में वर्ष 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोसोवो, यहाँ पर माइनॉरिटीज के लोग हैं, सर्ब जाति के लोग हैं, यूगोस्लाविया का प्रांत है, कठोर व्यवहार किया जाता था और ना ही उन्हें कोई डेमोक्रेटिक राइट्स दिया हुआ था। और लोगों ने 2008 में अपने वहाँ पर अधिकारों की मांग की, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब बात करेंगे हम ग्वांतानामो बे जेल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये अमेरिका में क्यूबा के पास में एक टापू है जहाँ पर ये जेल बनाई गई है। गुआंता नामो बे जेल। ग्वांतानामो बे जेल ये अमेरिका में है जो क्यूबा के टापू के पास में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बनाया हुआ है ये क्यूबा के निकट है और अमेरिकी फौज ने दुनिया के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक लोगों को गुप्त रूप से पकड़कर इस जेल में बंद कर दिया था। अमेरिका की सरकार के अनुसार वे लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर को 2001 के हमलों के जिम्मेदार थे। गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई थी। ये घटना थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देती हूँ आपको मैं। ये घटना है 9/11 की, यानी 9 सितंबर 11 तारीख 2001 में न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। और घटना किसने की? अमेरिका ने संदेह के घेरे में दुनिया के अलग अलग स्थानों से 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे गलती थी या नहीं, निर्दोष लोग भी उसमें बंद थे। लेकिन इसकी सूचना कैसे मिली? एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको हम आगे की स्लाइड में भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संगठन है एमनेस्टी, जिसने गुप्त सूचनाओं के आधार पर ये पता निकाला कि यहाँ पर जो कैदी हैं उनके साथ मानवीय अव्यवहार किया जाता है। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ पर मानवीय व्यवहार किया जाता है। जो लोग दोषी नहीं थे उन्हें भी जबरदस्ती कैद करके रखा गया। यानी किसी भी दूसरे देशों से यदि उन्होंने संदेह के घेरे में लोगों को जेल में डालकर बंद कर दिया, इसकी सूचना भी नहीं दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को मिलने भी नहीं दिया, तो ये उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने जैसा था। तो हमने यहाँ पर अभी तीसरा जो केस स्टडी कर रहे हैं ये है सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब एक वंश परंपरा वाला देश है। वंश परंपरा माने हेरिडिएटरी सिस्टम, कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, जिसे हम मोनार्की सिस्टम भी कह देते हैं या राजतंत्र भी कह देते हैं। और यहाँ की जो पब्लिक थी
राजा को चुनने का या बदलने का अधिकार जनता को नहीं था। राजा ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की नियुक्ति करता था। इसका अर्थ ये है कि राजा खुद ही कानून बनाए, खुद ही लागू करे और यदि किसी को दंड देना हो तो न्याय भी स्वयं करे। तो यदि एक ही व्यक्ति शासन के सारे कार्य स्वयं करेगा तो निश्चित है गलतियां होंगी। और यहाँ लोगों को धार्मिक आज़ादी भी नहीं दी जाती थी, महिलाओं पर पाबंदियां लगी हुई थी, ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते थे और पुरुषों से भी उनको कम समझा जाता था। तो इन तीनों घटनाओं में आपने पढ़ा सऊदी अरेबिया, कोसोवो और गुआंतानामो बे जेल, यानी लोगों को अपने कोई भी डेमोक्रेटिक राइट्स, वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ बात करेंगे हम डेमोक्रेसी। जैसा आप लोग इस माइंड मैप में देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोस और क्रेसी। डेमोस माने पीपल, सिटीजन, क्रेसी माने कोई भी पावर, तो लोगों की पावर, जनता का शासन। क्या देती है डेमोक्रेसी, यानी जब मेजॉरिटी के बेस पर लोग वोट डालते हैं, ज़्यादा वोट लेकर आते हैं कोई भी उम्मीदवार या नेता, तो जिसकी वोट सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। वोट डालने का राइट भी है। आपको ये जो दिखाया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि वोटिंग डालने का राइट दिया जाए लोगों को। दूसरा, मेजॉरिटी जिसकी होगी उसको है राइट्स मिलते हैं लोगों को, सभी पीपल्स को। और राजनीति होती है, यानी लोकतंत्र का अधिकार और व्यक्तिगत रूप से सबको अधिकार दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी यानी सभी लोगों को बराबर का अधिकार देती है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी basic personal and political rights, fair and free election and independent courts of law। डेमोक्रेसी का अर्थ है कि ये जो लोकतंत्र है ये सरकार के द्वारा है और यह संविधान बना हुआ है डेमोक्रेसी में, और सभी को गारंटी के साथ अधिकार दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उम्मीदवार के रूप में आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और आप इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो इंडिपेंडेंट रूप से आप कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने इसके बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन के अनुसार। आप जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कक्षाध्यापक क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, तो कुछ बच्चे ही रिक्वायरमेंट करते हैं कि मैडम क्लास में मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर हम किस लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही शासन करेगा। हम खुद ही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करे, और जब आप कोई गलती करते हो तो जिसको आपने चुना है एज ए मॉनिटर, वहाँ आपकी कंप्लेंट भी होती है और ये हमारा राइट भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल जिसको हम चुन रहे हैं उसको हम हटाने का भी अधिकार रखते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, पब्लिक के लिए ही है और पब्लिक के द्वारा ही होता है, और यही सरकार है आपकी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज बाय फार द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन इसमें नए नए चैलेंज आते रहते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, पीपल्स के लिए। एंड द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड द मीन्स रूल बाय द पीपल। ये जो वर्ड आपका लिया गया है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइन से लोग लगे हुए हैं और वोटिंग सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं।
इसके बाद आप देख रहे होंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या जरूरत है हमें डेमोक्रेसी की? कि नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, हम सामंजस्य रखें, सामंजस्य की आवश्यकता है लोगों के बीच में। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों को समानता का अधिकार है, इक्वलिटी है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति धर्म के आधार पर, कोई सेक्सुअल बेस पर कि लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, इस आधार पे हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स, यानी यदि लोग सत्ता में जीत कर आते हैं मेजॉरिटी के आधार पर, तो इसका अर्थ यही है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज के लोगों का अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह इंडिविजुअल लिबर्टी का भी प्रयोग करे, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, अपनी समृद्धि को बनाए रख सकता है। Why do we need rights in democracy? हमें क्यों आवश्यकता है डेमोक्रेसी की? क्या ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी की? तो इसमें दिया है आपका डेफिनेशन में कि फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इट इज़ नेसेसरी द सिटीजन should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. Rights protect minorities from the oppression of the majority. They ensure the majority cannot do whatever. Means यानी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। जिन देशों में इलेक्शन नहीं होते हैं लंबे समय तक, इसका मतलब आप समझ लीजिए वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। यदि एक टाइम पीरियड के अनुसार, टेन्योर के अकॉर्डिंग, अवधि के अनुसार हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं तो वह डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है कि सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और यही आपके डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जितने भी राजनीतिक दल काम करते हैं वोट देने के लिए, वोट में इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का मतलब यही है कि यदि संख्या में कुछ लोग कम हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हों, भाषा के आधार पर हों या वोट के आधार पर हों, माइनॉरिटीज़ की सुरक्षाओं को हमें संरक्षित करना होगा, सिक्योर करना होगा। बहुमत और मेजॉरिटी का अर्थ यही है, क्योंकि अधिकार मेजॉरिटी जो उत्पीड़न है, जो परेशान है अल्पसंख्यक लोगों को, उनकी रक्षा करने का अधिकार डेमोक्रेसी में किया जाता है। अब यहाँ एक टेबल देख रहे हैं आप, इस टेबल में बताया गया है कि सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और यहाँ कुछ परसेंटेज के आधार पर भी आपको जिक्र किया जा रहा है। आप ये देख रहे हो सबसे ज़्यादा फेयर जुडिशरी, यानी लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि फेयर जुडिशरी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, कि 82% लोग लाइक करते हैं कि भाई न्याय होना चाहिए, सबके साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। दूसरा नाम दिया इन्होंने जेंडर इक्वलिटी, यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फ्री रिलीजन, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता हो, मीडिया को स्वतंत्रता दी जाए। फ्रीडम ऑन द इंटरनेट, लोग अपनी बातों को इंटरनेट ही सूचना का माध्यम रखें। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कैन ऑपरेट फ्रीली, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव अधिकारों का प्रयोग करे। अपोजिशन पार्टी कैन ऑपरेट फ्रीली, और यदि कोई हम पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो हम कोई भी खिलाफत में, विरोध में अपनी कोई भी अपोजिशन पार्टी बना सकते हैं, यही लोकतंत्र का अधिकार है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये आपको दिए हुए हैं। भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें अमेंडमेंट के अनुसार 1978 में
आर्टिकल 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रखी गई है। 2002 में 86 का जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके अनुसार राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग। तो हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी किसको कहते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि कौन से नियम से कहाँ तक इस अधिकार का वर्णन किया हुआ है, जिसे आप जूम करके चेक कर सकते हैं। अब ये देखेंगे आप यहाँ पर कि 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आपके आर्टिकल्स भी नोट डाउन हैं। और ये देखेंगे आप यहाँ पर कि इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 से 18 तक क्या नाम दिया है कि लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ये आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानूनी संरक्षण पाने का अधिकारी है। देश में प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी गई है, अवसर की समानता दी गई है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति संबंधित कार्य विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की प्रदानता दी गई है। इसके बाद अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता माने अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता माने अनटचेबिलिटी, यानी पहले क्या था समाज में कि छुआछूत का प्रभाव था, छोटी जाति के लोगों को छूना नहीं है, पास में नहीं बिठाना है। तो संविधान ने इस अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग पहले राजा महाराजाओं को महाराजा की उपाधि दी जाती थी या सर राय की उपाधि दी जाती थी, राजा साहब की उपाधि दी जाती थी। तो इन उपाधियों को समाप्त। अब बात करेंगे हम राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम माने स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें भाषण, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र में लेख लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करना, जुलूस निकालना, रैली निकालना या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता दी गई है। थर्ड है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपने अनुसार किसी भी संगठन को, समूह या समितियां या पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का अधिकार भी रखते हैं। देश के किसी भी भाग में रहने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिकों को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थायी और अस्थायी रूप से रह सकता है। भारत का नागरिक अपनी जीविका के लिए कोई भी व्यवसाय और कोई भी कारोबार कर सकता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण दिया गया है कि एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा या कोई व्यक्ति केवल तभी दंडित किया जाएगा जब तत्कालीन दंडनीय विधि का उल्लंघन हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद या आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में
शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग प्रयोग किया गया है कि शिक्षा के अधिकार में राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 में यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट है गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पूर्व कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटों में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके वकील से सलाह करने की अनुमति प्रदान की जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम घटना का उल्लेख कर रहे थे गुआंतानामो बे जेल में कि वहाँ लगभग अमेरिका ने 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था संदेह के आधार पर, और कुछ लोग निर्दोष भी थे उसमें। बिना गलती बताए लोगों को गिरफ्तार करके और जेल में डालना ये उसी अधिकारों से संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जानने का भी अधिकार है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट फंडामेंटल राइट्स में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण माने जब कोई पीड़ित शोषित वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, किसी से जबरदस्ती कार्य कराया जाता हो, बाल श्रम कराया जाता हो, तो मनुष्य से बलपूर्वक कराया गया कार्य श्रम अपराध माना जाता है, ऐसा आर्टिकल 23 में कहा गया है। मानव व्यापार या स्त्री, पुरुष और बच्चों को खरीद फरोख्त की भी मनाही है। जो आप देख रहे हो ट्रैफिक, ट्रैफिक माने TRAFFIC, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर फोर्स्ड लेबर, यानी ज़बरदस्ती ना तो आप श्रम करा सकते हो और ना ही खरीद फरोख्त कर सकते हो। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है, ना ही बच्चों को कारखानों में या खनन भरे कामों में, खुदाई के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के अंतर्गत सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक कार्य पर रोक लगा सकती है जो राष्ट्रीय हितों को खतरा पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रखता है, लेकिन राष्ट्रीय हित के खिलाफ यदि कोई कार्य जाता है तो सरकार उस पर रोक लगाएगी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा हो चुका है इसमें। और अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व विकास करने का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने का अधिकार देता है। धर्म या भाषा के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी नागरिक को प्रवेश का अधिकार है। विशिष्ट भाषा, संस्कृति से संबंधित नागरिकों का कोई भी समूह उसे संरक्षित रखने का अधिकार रखता है। और अब बात करेंगे हम, लास्ट पॉइंट है हमारा राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जिसमें मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में 5 प्रकार के लेख जारी करते हैं। लेख हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिट जारी करना कहते हैं। और ये रिट 5 प्रकार की बनाई गई हैं।
जिसमें आप नाम देख रहे हो हैप्स कॉर्प्स, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशन, सैनिटरीज और क्वेरे वारंटीज, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, इन 5 लेखों के माध्यम से संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। इसे हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण माने यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं कि यह रिट न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों को तब जारी करता है जब वे अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करते। प्रतिषेध, सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है, यानी व्यक्ति अपना कार्य ना करके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करे, अपने कार्य को देखे ना, तो यह सरकारी आदेशों के अनुसार फिर उसको कहा जाता है कि आप अपने ही कार्यों को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्रेषण माने सूचना देना। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सभी दस्तावेजों को उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। लास्ट पॉइंट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का अर्थ है किस अधिकार के द्वारा। यदि सरकारी पद पर कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करे जिसकी नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुई है, तो न्यायालय व्यक्ति को कार्य करने से रोक सकता है। अब हम बात करेंगे, इस पूरी स्लाइड में हमने 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन पढ़ा है। 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल 7 अधिकार दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। बात करेंगे अब सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सन 2005 में पूरे देश में लागू किया गया था। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना था। सूचना का अधिकार लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का हक है कि सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस प्रकार कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो हम पिछले स्लाइड में थोड़ा सा बताया आपको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की अमेरिका में जब ग्वांताबाओ जेल घटना का वर्णन किया तो वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ही काम किया था। और इस संस्था का जो कार्य होता है, यह एक मानवाधिकार संगठन है जिसका कार्यालय लंदन में है और यह सूचना एकत्र करने के आधार पर मानव के अधिकारों के हित के लिए कार्य करता है। ओवरऑल इट्स मिशन टू अंडरटेक रिसर्च एंड एक्शन focused on preventing and ending grave abuses of the right to physical and mental integrity, freedom of conscience and expression, freedom from discrimination within context of its work to promote all human rights. मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वतंत्रता अधिकारों के लिए कार्य करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में सन 1993 में बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु से होता है। मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर मानव अधिकार हनन की जांच कर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है। मानव अधिकार को लागू करवाने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी प्रयोग किया जाता है। NHRC शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
The NHRC is the National Human Rights Commission of India, responsible for the protection, promotion of human rights, defined by the Act as rights relating to life, liberty, equality, dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodies in the international conventions and enforceable by court in. Thank you.